चलिए अब हम पैथोलॉजी की एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जेनेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। देखो आज लेक्चर 1 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। चलिए देखो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए संभल कर पढ़ना है इसको, ठीक है। चलो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स इज नोन एज जेनेटिक्स, ठीक है। तो जीन्स की स्टडी करने को जेनेटिक्स कहते हैं। अब समझो जीन क्या होते हैं वो देखते हैं। देखो हमारी बॉडी बनी हुई होती है सेल्स से। अब जो सेल्स हैं वो कंटेन करते हैं न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है वो कंटेन करता है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं जीन्स, और ध्यान रखना जीन्स कंटेन करता है डीएनए, ठीक है। या फिर आप ये कहें कि डीएनए जीन्स बनाता है, जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम लोकेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस लोकेटेड होता है सेल्स के अंदर, और बहुत सारे सेल्स मिलकर आपकी बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो ये समझो, मान लो ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होगा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होगा जीन्स, ठीक है, इस तरह से, और जीन्स बने हुए होंगे डीएनए से बहुत सारे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलो अब देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। चलिए अब देखो ये जो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको आप कहते हो सेंट्रोमेयर, ठीक है। और ये होती है शॉर्ट आर्म जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो पी से, और ये होती है लॉन्ग आर्म जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो क्यू से, ठीक है। चलिए और देखो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिड, और ये दोनों होती हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये सारा आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी क्लास 11-12 में, ठीक है। चलिए और एक चीज और, क्रोमोसोम के टर्मिनल्स पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है टीलोमेयर, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देखो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं क्रोमोसोम के बारे में। चलिए देखो पहला पॉइंट, क्रोमोसोम कंटेन करता है डीएनए को और हिस्टोन प्रोटीन्स को, ठीक है। मतलब जब डीएनए के साथ कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स कंबाइन होते हैं तो बनता है क्रोमोसोम, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देखो इन ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम, लेकिन वो पेयर में होते हैं। पेयर में मतलब 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ऐसे 23rd पेयर तक होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो 23 पेयर में से जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर होते हैं, वो होते हैं आपके ऑटोसोम, और जो 1 पेयर होता है वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो ये जो ऑटोसोम होते हैं ये मेल में और फीमेल में सेम मिलेंगे। मतलब ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम के 23 पेयर है, जिसमें से 22 पेयर जो हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं, और जो ऑटोसोम है वो मेल में और फीमेल में सेम होंगे। मतलब मान लो लीवर सेल है तो लीवर सेल मेल में फीमेल में सेम होगा। उसका रीजन क्योंकि ऑटोसोम जो 22 पेयर हैं क्रोमोसोम के वो दोनों में मतलब मेल में और फीमेल में सेम है, ठीक है। लेकिन मेल में फीमेल में कुछ फर्क होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मेमोरी ग्लैंड का डिफरेंसेस होता है, मेल के पास टेस्टिस होता है, फीमेल के पास ओवरी होती है। वो क्यों होती है? वो होती है सेक्स क्रोमोसोम की वजह से, ठीक है। तो जो 1 पेयर होगा वो होगा सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम में अगर मेल होगा तो उसके पास XY क्रोमोसोम होगा, अगर फीमेल होगी तो उसके पास XX क्रोमोसोम होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। आप अपनी बॉडी का कोई भी सेल उठा लो, लीवर सेल, बोन मैरो सेल, वो आपको डिप्लॉयड मिलेगा। डिप्लॉयड मतलब 2n कंडीशन, 46 क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा। लेकिन अगर आप स्पर्म को और ओवा को देखोगे जो कि जर्म सेल्स हैं, उनके अंदर आपको हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे। मतलब 23 क्रोमोसोम मिलेंगे, पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो मेल में टेस्टिस होता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, और स्पर्म हैप्लॉइड होता है, ठीक है। चलिए वहीं फीमेल में ओवरी होता है, ओवरी प्रोड्यूस करता है ओवा को, और ओवा भी हैप्लॉइड होता है। अब देखो स्पर्म मेल से आता है, फीमेल से ओवा आता है, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, बनता है जाइगोट। अब देखो ओवा हैप्लॉइड था, स्पर्म हैप्लॉइड था, दोनों मिले तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना जो कि है जाइगोट, ठीक है। फिर जाइगोट आगे माइटोसिस करेगा,
अब आपने क्लास 11-12 में पढ़ा है माइटोसिस से जो डिप्लॉइडी लेवल है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो अगर जाइगोट 2n है तो इसके डिवाइड करने से जो भी बॉडी सेल्स मिलेंगे वो भी 2n होंगे, मतलब डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी हैव डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। चलिए अब देखो थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं हम इस चीज को। देखो टेस्टिस के पास 46 क्रोमोसोम होंगे, उसमें से 44 तो होंगे ऑटोसोम और एक पेयर होगा सेक्स क्रोमोसोम, मतलब XY, ठीक है। चलिए वहीं अब देखो अगर टेस्टिस डिवाइड कर कर स्पर्म बनाएगा तो यहां पर 2 गैमेट बनेंगे, एक 22+X मतलब ऑटोसोम के साथ X क्रोमोसोम आ जाएगा, वहीं दूसरा 22+Y मतलब ऑटोसोम के साथ Y क्रोमोसोम आ जाएगा। मतलब जब टेस्टिस डिवाइड करता है तो वो प्रोड्यूस करता है 2 तरीके का गैमेट, मतलब 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, ठीक है। एक है 22+X, एक है 22+Y, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो स्पर्म 1, इसको आप कह सकते हो स्पर्म 2, ठीक है। तो इसको कहते हैं हेटेरोगैमेटिक कंडीशन, मतलब टेस्टिस प्रोड्यूस करता है 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म को, ठीक है। अब अगर ये 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा तो हेटेरोगैमेटिक कहोगे आप इसको, मतलब डिफरेंट गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि देखो ओवरी जब ओवा प्रोड्यूस करती है तो इसमें जो ओवा होता है वो सेम होता है, मतलब देखो 44 को प्लस XX को आप डिवाइड करोगे तो 22+X आएगा और 22+X आएगा, मतलब दोनों ही गैमेट जो हैं, दोनों ही ओवा जो हैं वो सेम हैं, ठीक है। तो ये इसको आप कहते हो होमोगेमेटिक कंडीशन, मतलब OVA1 = OVA2, ठीक है। तो ध्यान रखना टेस्टिस प्रोड्यूस करता है 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म, इसलिए आप इसको हेटेरोगैमेटिक कहते हो। ओवरी प्रोड्यूस करता है सेम टाइप ऑफ स्पर्म, मतलब ओनली 1 गैमेट, इसलिए आप इसको कहते हो होमोगैमेटिक, ठीक है। चलिए अब समझो, अगर ये वाला स्पर्म इससे कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा 44+XX, ठीक है। 44+XX क्या होता है फीमेल, तो ये बनेगा फीमेल। लेकिन अगर ये वाला स्पर्म इससे कंबाइन करेगा तो भी ये बनेगा फीमेल, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला स्पर्म इससे कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा 44+XY, मतलब ये क्या है मेल। मतलब चाइल्ड का सेक्स क्या होगा वो डिटरमाइन कर रहा है आपका फादर, ना कि मदर, क्योंकि मदर तो 1 टाइप ऑफ ओवा प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो किसी से भी ज़्यादा जाकर फ्यूज करे वो तो सेम टाइप ऑफ ओवा दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट आ रहे हैं, ठीक है। चलिए ये सारी बातें आप क्लास 11th में 12th में पढ़ चुके हो, सिर्फ रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है, ताकि बेस बन सके आपका, ठीक है। चलिए अब नोट पॉइंट समझो, चाइल्ड सेक्स डिटरमाइंड बाय फादर नॉट मदर, ठीक है। चलिए अब देखो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देख लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान रखना 4 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। देखो मेटासेंट्रिक कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब इसकी जो शॉर्ट आर्म है मतलब P और लॉन्ग आर्म है मतलब Q वो सेम होगी, P = Q, ठीक है। या फिर आप ये कहें जो इसका सेंट्रोमेयर होगा वो बिल्कुल सेंटर पर होगा, ठीक है। चलिए और इसका एग्जाम्पल है क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। जो आपका क्रोमोसोम नंबर 1 होता है उसमें देखने को मिलता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए अब देखो सब मेटासेंट्रिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसकी जो लॉन्ग आर्म होगी मतलब Q वो ग्रेटर होगी शॉर्ट आर्म से, ठीक है। चलिए मतलब इसमें इक्वल डिवीजन नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि सेंट्रोमेयर अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। देखो मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर पर था, लेकिन सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर थोड़ा सा अवे था सेंटर से, इसलिए जो लॉन्ग आर्म है वो बड़ी है शॉर्ट आर्म से, ठीक है। चलिए अब देखो इसका एग्जांपल है क्रोमोसोम X, ठीक है। चलिए अब देखो एक्रोसेंट्रिक, इसमें देखो जो लॉन्ग आर्म है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू शॉर्ट आर्म से, मतलब इसका जो सेंट्रोमेयर है वो ऑलमोस्ट एट टिप पर है, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल है क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22 और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए टीलोसेंट्रिक, अब देखो इसमें शॉर्ट आर्म होती ही नहीं है, मतलब एक आर्म मिसिंग है, मतलब समझो
ओनली वन आर्म प्रेजेंट, मतलब सेंट्रोमेयर एट टिप, सेंट्रोमेयर बिल्कुल टिप पर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, इसका एग्जाम्पल ह्यूमंस में नहीं है, मतलब टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम नॉट एग्जिस्ट इन ह्यूमंस, ठीक है। चलिए, तो देखो ये टेबल इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, याद कर लेना, नीट पीजी में, एफएमजी में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो समझो आप, देखो हमने पढ़ा है क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं जीन्स, ठीक है। अब जीन्स की लोकेशन को बताने के लिए, ठीक है, हम कुछ नंबर का यूज करते हैं। जैसे मान लो P53 जीन है, ठीक है, P53 जीन है, जिसको आप पुलिसमैन ऑफ जीनोम भी कहते हैं। अब पुलिसमैन ऑफ जीनोम क्यों कहते हैं, जब हम नियोप्लाजिया चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी समझो, अगर P53 जीन है तो ये किसी ना किसी क्रोमोसोम पर लोकेटेड होगा। अब किस क्रोमोसोम पर लोकेटेड है वो इस नंबर से पता चलेगा। मतलब समझो, अगर किसी भी जीन के बारे में आपको इस तरह से नंबर दे दिया जाए तो ध्यान रखना, जो पहला नंबर होगा वो आपको बताएगा क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। जो ये होगा मतलब P या Q, वो बताएगा आर्म, कि शॉर्ट आर्म पर लोकेटेड है या लॉन्ग आर्म पर लोकेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद वाला नंबर बताएगा आपको रीजन, उसके बाद वाला नंबर बताएगा आपको बैंड, उसके बाद वाला बताएगा सब बैंड। नहीं समझ में आया ना, ठीक है। देखो, मान लो कोई भी एक जीन है, वो किसी भी क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, तो उसको हम कैसे बताएंगे कि उस क्रोमोसोम के उस आर्म पर, उस रीजन पर, उस सब बैंड पर, उस बैंड पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये नंबर से हमें पता चलेगा, ठीक है। मान लो, अब देखो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखो, मान लो P53 जीन है और ये नंबर दे रखा है, तो अब देखो इस नंबर से हम कैसे पता लगाएंगे। ये P53 जीन जो है वो 17 क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, और 17 क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पर, क्योंकि P शॉर्ट आर्म होती है, ठीक है, और उसके 1 रीजन पर लोकेटेड है, और जो बैंड है वो 3 है, और जो सब बैंड है वो 1 है। मतलब आप ऐसा समझो, मान लो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, आर्म में, एक शॉर्ट आर्म, एक लॉन्ग आर्म। फिर हमने और डिवीजन किया, मतलब हमने फिर क्रोमोसोम को रीजन में डिवाइड कर दिया कुछ, ठीक है, ताकि हम जीन की लोकेशन बिल्कुल प्रेसाइजली बता सकें, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद हमने रीजन को भी सब बैंड्स में डिवाइड कर दिया कुछ इस तरह से, ऐसे समझो, ठीक है। फिर बैंड्स को भी सब बैंड में डिवाइड कर दिया इस तरह से, ठीक है, समझ में आया, ताकि हम जीन्स की लोकेशन को बिल्कुल प्रेसाइजली बता सकें, ठीक है। चलिए, और इसके याद करने की ट्रिक है कार्ब्स। देखो, पहला नंबर बताता है क्रोमोसोम नंबर, दूसरा बताता है आर्म, तीसरा बताता है रीजन, चौथा बताता है बैंड, पांचवा बताता है सब बैंड, ठीक है। अब देखो जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, नंबर ऑफ जीन्स जो आपकी बॉडी में होते हैं वो 20,000 से ज़्यादा होते हैं, मतलब मोर देन 20,000। और पार्ट ऑफ जीन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोडिंग रीजन, एक होता है नॉन कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन में आता है एक्सॉन्स, और एक्सॉन्स 1.5% होता है, जबकि नॉन कोडिंग रीजन में आता है इंट्रॉन्स, ये 98.5% होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखो, कोडिंग मतलब यही जीन आगे चलकर प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा, और ठीक, नॉन कोडिंग रीजन मतलब ये कोई भी प्रोटीन्स का सिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो, एक्सॉन्स एक्सप्रेस करते हैं, इंट्रॉन्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये पढ़ रखा है आप, ठीक है। चलिए, अब देखो लोकस क्या होता है। लोकस कुछ नहीं, लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। यहां पर हमने लोकस के बारे में ही बात की थी, ठीक है, कि एक जीन की क्या लोकेशन है वो ये नंबर बताता है, ठीक है। चलिए, अब एलील क्या होता है। देखो, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। देखो, एलील कुछ नहीं, जीन ही है, लेकिन क्या है, मान लो एक हाइट है, हाइट के लिए कोई भी जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो कुछ लोगों की हाइट बहुत टॉल होती है, कुछ लोगों की हाइट शॉर्ट होती है, ठीक है। अब देखो, टॉल हाइट इसलिए है क्योंकि उनके पास डोमिनेंट एलील है, शॉर्ट हाइट इसलिए है क्योंकि उनके पास रिसेसिव एलील है, ठीक है। चलिए, अब देखो, एक जीन 2 एलील कंटेन करता है, ठीक है। चलिए, मान लो हाइट जीन
की बात करें, कोई भी जीन है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके पास एक तो डोमिनेंट एलील होगा, एक रेसेसिव एलील होगा, ठीक है। अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा तो वो टॉल हाइट एक्सप्रेस करेगा, अगर रेसेसिव एलील प्रेजेंट होगा तो वो शॉर्ट हाइट एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो समझ में आया, जीन एक है लेकिन फॉर्म कितनी है, 2, ठीक है। तो एलील इज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। अब देखो बेसिक्स कुछ समझ लेते हैं। मान लो ए जीन है, इसकी 2 एलील है, एक है डोमिनेंट एलील जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल ए से, एक है रेसेसिव एलील जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल ए से। अब मान लो ये ए कंडीशन है और ए मतलब कंडीशन जो है वो होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब या तो ह्यूमन के अंदर दोनों ही डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है या ह्यूमन के अंदर दोनों ही रेसेसिव एलील प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को आप कहोगे होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। लेकिन अगर एक डोमिनेंट एलील और एक रेसेसिव एलील प्रेजेंट है ह्यूमन के अंदर, तो आप इसको कहोगे हेट्रोजाइगस एलील, ठीक है। अब ध्यान में, अगर होमोजाइगस कंडीशन है और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो वो टॉल होगा, मतलब वो एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट वाला, आप ऐसा समझो, ठीक है। लेकिन अगर होमोजाइगस कंडीशन है और रेसेसिव एलील दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो वो रेसेसिव वाला ही एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो यहां पर देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील दोनों ही प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर एक्सप्रेस कौन करेगा, डोमिनेंट वाला। आप समझो एक रूम में 2 बंदे हैं, एक है रेसेसिव मतलब कमजोर और दूसरा है डोमिनेंट मतलब पावरफुल, तो कौन रूल करेगा या कौन एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट वाला, ठीक है। चलिए, तो देखो होमोजाइगस में तो पता चल रहा है यहाँ पर डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पर रेसेसिव एलील एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। लेकिन हेट्रोजाइगस में पता चल रहा है कि यहाँ पर है तो दोनों, डोमिनेंट एलील भी रेसेसिव एलील भी, लेकिन एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट वाला, ठीक है। चलिए देखो एक नोट पॉइंट ध्यान रखो, डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। देखो अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो वो ही एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन रेसेसिव एलील एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। रेसेसिव एलील तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में, मतलब ए कंडीशन है, ठीक है। तो देखो अगर दोनों ही डोमिनेंट एलील हैं तो एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट वाला, अगर दोनों ही रेसेसिव हैं तो एक्सप्रेस करेगा रेसेसिव वाला, लेकिन अगर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है तो एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रोमोसोम एक्स, ठीक है। तो देखो मेटासेंट्रिक पर नहीं, इस पर होता है क्रोमोसोम नंबर 1, सब मेटासेंट्रिक पर होता है क्रोमोसोम नंबर एक्स, ठीक है। आप पीछे जाकर टेबल को चेक कर सकते हैं। एक्रोसेंट्रिक, इस पर होता है क्रोमोसोम नंबर 14, 15, 13, 21, 22, क्रोमोसोम नंबर वाई, ठीक है। टीलोसेंट्रिक नॉट इन ह्यूमंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इस टेबल से कर सकते हैं, देखो देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम नंबर 1 होता है, सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम नंबर एक्स होता है, एक्रोसेंट्रिक में 13, 14, 15, 21, 22 और 23 का वाई क्रोमोसोम होता है। टीलोसेंट्रिक ह्यूमंस में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए। चलिए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज, देखो क्रोमोसोम नंबर 1 ऑलरेडी पता है। क्रोमोसोम नंबर वाई किस में होता है, एक्रोसेंट्रिक में, ठीक है। क्रोमोसोम एक्स किस में होता है, सब मेटासेंट्रिक में, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर वाई किस में होता है, एक्रोसेंट्रिक में, ठीक है। चलिए अब देखो क्रोमोसोम कंटेंट, देखो हमने बताया था डीएनए नहीं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं, क्रोमोसोम कंटेन करता है हिस्टोन प्रोटीन्स को और डीएनए को, ठीक है। चलिए और देखो क्रोमोसोम नंबर वाई इज मेटासेंट्रिक, नहीं, क्रोमोसोम नंबर 1 होता है मेटासेंट्रिक, तो ये आंसर नहीं होगा। ये 1 होता है तो ये आंसर नहीं होगा। सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम नंबर एक्स होता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक्रोसेंट्रिक आंसर होगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर वाई में
एक्रोसेंट्रिक होता है। और इसमें कौन कौन से होते थे? 14, 15, 16, 21, 22 और वाई। ठीक है, ये मैं काफ़ी बार बार लिखवा रहा हूँ आपको ताकि याद हो जाए। और टीलोसेंट्रिक ह्यूमंस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखो डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इन। चलिए देखो डोमिनेंट एलील है तो वो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। ठीक है, वो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। अगर देखो ये होमोजाइगस कंडीशन है तो भी डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करेगा, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो भी डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करेगा। मतलब वो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर। ठीक है, तो लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। और कोई भी आप चेंजेस चाहते हैं बताइए मुझे कमेंट में, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। उस चेंज को अगर मुझे अच्छा लगा तो अपने लेक्चर्स में इम्प्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।